स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली 3 यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा बोला गया है कि वो पैलेस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे। ये खबर आप देख सकते हो, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट, और ये बेसिकली 28 मई को होने जा रहा है, जिसकी वजह से इजराइल बहुत ज़्यादा नाराज हो गया है और उसने कड़ा एक्शन लिया है। तो इस पूरे मामले को समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ये कितना मायने रखता है, इससे होता क्या है, कब किस देश को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाता है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है जीएस फाउंडेशन का, वो 31 मई से स्टार्ट हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इवनिंग बैच है, हर रोज शाम 6 बजे क्लास होगी। यहां पर लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, लाइव टेस्ट सीरीज, कई सारी चीजें यहां पर कराई जाती हैं। 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक भेजे जाते हैं। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हर एक बैच में मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, 3 यूरोपियन देश की हम बात कर रहे थे, नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन। यहां पर आप देख सकते हो, ये यूरोप का मैप है। ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर आपको स्पेन दिखेगा, ये वाला साइड। इसके अलावा आयरलैंड, ध्यान रखिएगा, ये हम नदर्न आयरलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला ये जो आयरलैंड का हिस्सा है, ये नदर्न आयरलैंड, ये यूके का ही पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यहां पर ये जो आयरलैंड है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो तीसरा देश है वो है आपका नॉर्वे, ये ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 देश, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, ने ये कहा है कि 28 मई को, मतलब ट्यूसडे को, ये पैलेस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी यूरोपियन कंट्री ने एक रिकॉग्निशन देने का निर्णय लिया है। क्योंकि ऑल्दो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो स्वीडन आप देख रहे हो, इन्होंने रिकॉग्नाइज तो किया था कई वर्ष पहले, लेकिन स्टिल यहां पर नॉर्वे और आयरलैंड और स्पेन के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, ये बोला जा रहा है कि पहली बार वेस्टर्न कंट्री के द्वारा यहां पर ऐसा कदम लिया जा रहा है। फिर इसकी वजह से होगा क्या कि यहां पर अगर यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्री इस तरह से रिकॉग्निशन देता है तो इसकी वजह से पैलेस्तीन को एज अ सपोर्ट काफी बड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबे समय से पैलेस्तीन कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसको रिकॉग्निशन दिया जाए। क्योंकि यूएन में अगर आप देखोगे, यूनाइटेड नेशन में तो टोटल 193 कंट्रीज हैं, उसमें पैलेस्तीन नहीं है। पैलेस्तीन एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस की तरफ वहां पर जाता है, नॉट एज अ कंट्री। तो फॉर्मल रिकॉग्निशन अभी तक पैलेस्तीन को नहीं दिया गया है। खैर, जो भी है, इस पूरे मामले को देखते हुए इजराइल ने क्या किया है, इन तीनों देश के जो एम्बेसडर्स हैं इजराइल के, उनको रिकॉल कर लिया। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कब कौन से एरिया को एज अ स्टेट डिक्लेयर किया जाता है। बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 1933 में। 1933 में मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन है। मॉन्टेवीडियो बेसिकली एक शहर है, मतलब कैपिटल है उरुग्वे का, अगर आपने सुना हो, साउथ अमेरिका के अंदर कंट्री है उरुग्वे, उसका कैपिटल है। तो ये मॉन्टेवीडियो का कन्वेंशन था ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट, 1933 में ये आपका आया था, जिसके अंदर 4 कंडीशन रखा गया है अगर किसी भी एरिया को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहला है परमानेंट पॉपुलेशन, वहां पर एक परमानेंट पॉपुलेशन हो। दूसरा है डिफाइंड टेरिटरी, मतलब कि अगर आप किसी एरिया को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हो एज अ स्टेट, तो एक प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए, राइट। फिर तीसरा है गवर्नमेंट, कि वहां पर सरकार है कि नहीं। और चौथा है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट, क्या वो जो गवर्नमेंट है दूसरे देशों के साथ रिलेशंस में आ सकती है, एग्रीमेंट साइन कर सकती है, इस तरह की कई सारी चीजें। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो एक जस्ट एक इनफॉर्मल प्रोसीजर हो गया। अगर फॉर्मली आपने आपको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करना है, एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करना है, तो आपको यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेनी होगी। यूनाइटेड नेशन से आपको जब तक रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो वो सारी चीजें पूरी तरह से नहीं हो पाती हैं। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर आर्टिकल 4 जो है यूएन चार्टर स्टेट्स, ये कहता है कि मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन इज ओपन टू ऑल अदर पीस लविंग स्टेट। जो भी पीस लविंग स्टेट है उनके लिए ओपन है, विच एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन कंटेन इन द प्रेजेंट चार्टर, उनको ऑब्लिगेशन मानना पड़ेगा जो भी चार्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि यूनाइटेड नेशन में, ध्यान से सुनिएगा, कि जो यूनाइटेड नेशंस की असेंबली है, जनरल असेंबली, वहां से 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना होता है। कि वहां पर जैसे 193 कंट्रीज हैं, तो 2/3 हो गया, मतलब कितना, 127 कंट्री से ज्यादा। तो 127 कंट्री से ज्यादा अगर
परमिशन देते हैं कि हम आपको एज अ कंट्री, एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो वो होगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है अगेन कि यहां पर जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, उनके रिकमेंडेशन के बिना जनरल असेंबली इसको पास नहीं कर सकती। अब आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई भी प्रस्ताव पास करना है तो 15 में से 9 मेंबर्स एग्री करने चाहिए और कोई भी वीटो नहीं लगाना चाहिए। अब आपको पता ही है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो है, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहां पर होता क्या है कि ज्यादातर केस में कि या तो यूनाइटेड स्टेट्स कोई इशू कर देगा या फिर रशिया कर देगा, चाइना, मतलब कोई ना कोई वीटो लगा देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है इस समय यूएस और इजराइल काफी अच्छे मित्र हैं, तो यूएस इसको होने नहीं देगा, यूएस वीटो लगा देगा एक तरह से। तो एसेंशियली क्या है ना कि यहां पर कौन से देश को रिकॉग्निशन मिलनी है कि नहीं मिलनी है, वो ये परमानेंट 5 मेंबर्स पर डिपेंड करता है। अब देखिए हुआ क्या था कि अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव ये था, उन्होंने आग्रह किया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को कि आप पैलेस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्निशन देने का रिकमेंडेशन हमें दीजिए ताकि हम उसको पास कर सकें। और जनरल असेंबली में लगभग 143 कंट्रीज ने सहमति भरी कि हमें पैलेस्तीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, भारत भी इसमें शामिल था, भारत ने भी फेवर में वोट किया था और यूएस ने बॉयकॉट किया था। यूएस जो है आपका वॉकआउट कर गया था, उसने वॉकआउट नहीं, मतलब यूएस ने उसके अगेंस्ट में वोट डाला था। तो इसकी वजह से भी अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी। इनफैक्ट आपको याद होगा इजराइल की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने काफ़ी गुस्से में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने अपनी बात रखी थी। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पैलेस्तीन को ये जो 3 देशों के द्वारा रिकॉग्निशन दिया गया है, इसके मायने क्या हैं? देखो, रिकॉग्निशन तब आ रहा है क्योंकि लंबे समय से पैलेस्तीन का मकसद है कि हमें एज अ यूनाइटेड नेशंस का पार्ट होना है, ठीक है, एज अ कंट्री हमें रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। और इसकी वजह से क्या होगा, एक एडिशनल प्रेशर पड़ेगा बाकी देशों के ऊपर, क्योंकि स्पेन, आपका आयरलैंड और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया नॉर्वे, इन देशों का रिकॉग्निशन मिलना, मतलब ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो इसकी वजह से वेटेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब भी कोई देश एक दूसरे देश को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज करता है तो इसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा एम्बेसीज वगैरह खोली जाती हैं। तो नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वेस्ट बैंक के अंदर, वेस्ट बैंक में आपको पता है यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ये रामल्ला से काम करती है, तो वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है नॉर्वे का, उसको एम्बेसी में कन्वर्ट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इनफैक्ट आप देखोगे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि हमने रिकॉग्निशन इसलिए देने का निर्णय लिया है क्योंकि हमें लगता है कि ये मॉरल कन्विक्शन है, मतलब कि ये होना चाहिए। अगर हम 2 स्टेट थियरी की तरफ आगे बढ़े हैं तो जब तक हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। लेकिन ओवरऑल आपको यह समझना है कि इस डिसीजन की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में काफी मतभेद हो गया है। एक तरफ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, एक तरफ दूसरे हैं जो रिकॉग्निशन नहीं देना चाहते हैं। तो ओवरऑल आपको मतभेद देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उन्होंने फरवरी में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इट वॉज नॉट टैबू फॉर फ्रांस टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट। मतलब कहीं ना कहीं जो पहले हार्ड स्टैंस हुआ करता था वेस्टर्न कंट्रीज का कि हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो अब काफी सॉफ्ट में परिवर्तित हो गया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि कितने देशों ने अभी तक, बता दूं 193 यूएन मेंबर कंट्रीज, मतलब नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन के अलावा अगर आप देखोगे ऑलरेडी 143 कंट्रीज ने रिकॉग्निशन दे दिया है कि हम पैलेस्तीन को एज अ स्टेट मानते हैं। और ज्यादातर ये देश आपको एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। अगेन इसमें आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ये मैप में आप देख सकते हो, ज्यादातर जो साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशियन कंट्रीज हो गए, इन्होंने इसको रिकॉग्निशन दिया है। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आप देखोगे, उन्होंने रिकॉग्निशन नहीं दिया। भारत ने भी रिकॉग्निशन दिया था। मैं आपको बता दूं, भारत ने पैलेस्तीन को एज अ स्टेट 1988 में रिकॉग्नाइज किया था। और 7 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक्चुअली ईस्टर्न वाले यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, वो पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं थे, तब जो है उन्होंने इसको रिकॉग्निशन दिया था। फिर अब होगा क्या कि ये जो 3 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने रिकॉग्निशन देने का निर्णय लिया है, इसकी वजह से लगभग 1/3 यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज अब उसको रिकॉग्निशन दे देंगे। मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगभग 1/3 कंट्रीज ऐसे होंगे यूरोपियन यूनियन के जिन्होंने रिकॉग्निशन दिया होगा। फिर आगे चलकर बोला यह भी जा रहा है कि बेल्जियम, माल्टा और स्लोवेनिया ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो पैलेस्तीन को रिकॉग्निशन दे दे। खैर, इसको लेकर इजराइल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। इजराइल ने साफ साफ कहा, इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये जो रिकॉग्निशन है, इट इज़ अ
ऑन इजराइल सॉवरेनिटी एंड एंडेंजर इट्स सिक्योरिटी। तो इजराइल का साफ साफ कहना है कि हम नहीं चाहते कि इसको एज अ कंट्री रिकॉग्निशन दिया जाए एज अ स्टेट, और ये हमारे सिक्योरिटी को जो है एंडेंजर करेगा, ये हमारे देश के खिलाफ होगा। और इसीलिए क्या किया है इजराइल ने, ये जो तीनों देश ने रिकॉग्निशन दिया है, इनके वहाँ पर जो एम्बेसडर्स थे इजराइल के, उनको रिकॉल कर लिया, उनको वापस बुला लिया है। अब देखना होगा इसको लेकर क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल के जो मित्र देश हैं, जो इजराइल के अलाइज हैं, जैसे यूएस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इन्होंने कैसे रिएक्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूएस ने कंसर्न रेज किया है। यूएस ने यह कहा है कि इजराइल का जिस तरह से आइसोलेशन होते जा रहा है, ये सही नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि देखिए, पास्ट में हमने ये चीज़ कही है कि हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है। फ्रांस और जर्मनी ने टाइमिंग को लेकर जो है क्वेश्चन किया है कि इस समय क्यों करना था, क्योंकि आपको पता है गाजा और वॉर चल रहा है इस समय, गाजा और इजराइल के बीच में, तो वो एक अलग मामला है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं जो ऑब्जेक्ट करते आ रहे हैं कि रिकॉग्निशन नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने ऑल्दो ये बोला है कि 2 स्टेट सोल्यूशन है। अब देखो, पहले तो यूएन पार्टीशन प्लान 1947 जिसको इजराइल और पैलेस्टीन ने अफर्म किया था, फिर आगे चलकर ओस्लो अकॉर्ड जो है 1990s में भी आया, बट नेगोशिएशंस दोनों देश के बीच में नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मामला अटका हुआ है और 2 स्टेट सोल्यूशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होगा, इसमें जरूर बताइएगा। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज को एक साथ मिलाकर आइबेरिया कहा जाता है? कौन से वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे कहीं वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।